गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। हमारा जो है 11th क्लास का 8 चैप्टर चल रहा है बेटा कोशिका, ठीक है। और हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिए हैं। हमने पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ लिया है, जिसके अंदर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल और लाइसोसोम हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। और हमने माइटोकॉन्ड्रिया को भी कंप्लीट कर लिया, ओके। तो आज हमारा जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेटा प्लास्टिड, ठीक है। तो नया टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, प्लास्टिड। ठीक है। तो हम अगर प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में उपस्थित। ये किस में होता है, सिर्फ पादप कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है, ठीक है। फिर हम बात करें इसके प्रकार की, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। इसके अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो प्लास्टिड जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहला जो प्रकार होता है बेटा इसका वो होता है क्रोमोप्लास्ट। पहला जो प्रकार होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो वसा विलय कैरोटिनॉइड वर्णक होते हैं। ये क्या होते हैं, वसा विलय कैरोटिनॉइड वर्णक होते हैं। ये क्या होते हैं, वसा के अंदर विलय कैरोटिनॉइड वर्णक होते हैं, जैसे कि कैरोटीन, जैंथोफिल। अगर इसके हम एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल है बेटा कैरोटीन, जैंथोफिल। ये इसके एग्जाम्पल्स, किसके, क्रोमोप्लास्ट के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। कैरोटीन और जैंथोफिल जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, पेटल्स और पेरिकार्प में उपस्थित होते हैं और येलो, ऑरेंज, रेड कलर प्रोवाइड करवाते हैं। कहां पे उपस्थित होंगे, ये फल भित्ति व दलों में उपस्थित होते हैं, जो पीला, नारंगी या लाल रंग उत्पन्न करते हैं। यानी जितने भी बाह्य दल हैं वह अपन बोल सकते हैं फल भित्ति जो अलग अलग कलर की होती है, ठीक है। वो अलग अलग कलर की किसकी वजह से होती है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, क्रोमोप्लास्ट की। जैसे कि हम बात करें मिर्ची का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, मिर्ची और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की वजह से, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं मिर्ची व टमाटर का लाल रंग, तो मिर्ची व टमाटर का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है, लाइकोपिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बेटा, लाइकोपिन की वजह से होता है, ठीक है। और पीला नारंगी कलर, फल का जो पीला नारंगी कलर होता है वो अल्फा, बीटा या गामा कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। फल का पीला व नारंगी रंग किसकी वजह से होता है, अल्फा, बीटा व गामा कैरोटीन की वजह से। अल्फा, बीटा व गामा कैरोटीन की वजह से फल का जो है पीला व नारंगी रंग होता है। जैसे कि हम दलों के कलर की बात करें तो एंथोसाइनिन और एंथोक्लोर होते हैं, ठीक है। जिस जो दल होते हैं उनका जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिन, जो इसको पीला और बैंगनी कलर प्रोवाइड करवाता है। पीला या अपन बोल सकते हैं बैंगनी
ठीक है। तो पीला और बैंगनी जो कलर है वो किसकी वजह से होता है? एंथोसायनिन की वजह से होता है। रेड कलर भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि रेड कलर भी पेटल्स के अंदर पाया जाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा प्लास्टिड का पहला प्रकार, जिसका नाम क्या है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, जिसका नाम क्या है? क्रोमोप्लास्ट। ओके, उतार लिया यहां तक? उतार लीजिए फटाफट से। ठीक है, फिर हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं। यहां पे इसको हम मिटा देते हैं। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ते हैं जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। इसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? पर्णहरित भी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? पर्णहरित भी कहते हैं। और इनके अंदर क्या उपस्थित होते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सबसे पहले तो कौन से कलर का होगा? ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, ये कौन से कलर का होता है? हरे रंग का वर्णक है। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से रंग होते हैं भाई? कौन कौन से वर्णक होते हैं? तो इनके अंदर पाए जाते हैं बेटा क्लोरोफिल व कैरोटीनॉइड। इसके अंदर कौन से वर्णक पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं और कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं। तो हरे रंग के वर्णक हैं। ठीक है, जो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड वर्णक से मिलकर बनते हैं। और क्लोरोफिल का जो काम है वो किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, क्लोरोफिल किस में सहायक होता है? प्रकाश संश्लेषण में। ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को यानी ट्रैप करने का काम करता है, यानी जो सनलाइट है उसको क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। ठीक है, उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा? क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। तो हमारा जो दूसरा प्रकार है किसका? प्लास्टिड का, वो कौन सा प्रकार है? क्लोरोप्लास्ट। हमारा दूसरा प्रकार कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं बेटा। तीसरा जो हमारा प्रकार होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। पहला हो गया क्रोमोप्लास्ट, दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब तीसरा प्रकार हम लिखने वाले हैं जिसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तीसरा जो प्लास्टिड होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट, और ये होता है बेटा कलरलेस। ठीक है, ये कौन से होते हैं? रंगहीन होते हैं। कौन से होते हैं? रंगहीन। इनका फंक्शन क्या होता है? ये भोजन को संचित करने का कार्य करते हैं। किसको संचित करते हैं? ये भोजन को संचित करने का कार्य होता है। किसका? ल्यूकोप्लास्ट का। ठीक है, और बेटा ये 3 प्रकार के होंगे। ल्यूकोप्लास्ट में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, दूसरा है इलियोप्लास्ट। ठीक है, और जो तीसरा है वो होता है एल्यूरोप्लास्ट। तो 3 प्रकार के यहां पर क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है? अमाइलोप्लास्ट, दूसरा होता है इलियोप्लास्ट और तीसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, अमाइलोप्लास्ट के अंदर बेटा किसका संचय किया जाता है? स्टार्च का संचय किया जाता है। यहां पर स्टार्च का संचय किया जाता है। ठीक है, अमाइलोप्लास्ट में किसका संचय करते हैं? स्टार्च का। ठीक है, हम इलियोप्लास्ट की बात करें तो यहां पर तेल व वसा का संचय किया जाता है। इलियोप्लास्ट में किसका संचय किया जाता है? तेल व वसा का संचय किया जाता है। और एल्यूरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर प्रोटीन का संचय किया जाता है।
यहाँ पर किसका संचय किया जाता है? प्रोटीन का संचय किया जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट कितने प्रकार के हो गए? ल्यूकोप्लास्ट होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च का संचय करते हैं, इसके अंदर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पोटैटो यानी आलू, ठीक है। तो आलू के अंदर क्या होता है भाई? स्टार्च का संचय किया जाता है। इलियोप्लास्ट में हम ऑयल और वसा का संचय करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम अरंड भी लिख सकते हैं और नारियल भी लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं नारियल और अरंड, ठीक है, जो भी आप एग्जाम्पल लिखना चाहें, ठीक है। और एल्यूरोप्लास्ट जिसमें हम प्रोटीन का संचय करते हैं, उसके एग्जाम्पल है बेटा चना, ठीक है, और मटर, ठीक है। इनके अंदर किसका संचय होता है? प्रोटीन का संचय होता है, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं ल्यूकोप्लास्ट के, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। अब बेटा एक चीज लिखी हुई है कि क्रोमोप्लास्ट जो है, ठीक है, यानी ये जितने भी प्रकार के हमने लवक पढ़े हैं, प्लास्टिड हमने जितने भी प्रकार के पढ़े हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के लवक एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? रूपांतरित हो जाते हैं। लेकिन क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में रूपांतरित नहीं होता है, ठीक है। एक लाइन लिख लीजिए आप यहां पर, नोट डाल के लिख लीजिए कि विभिन्न प्रकार के लवक यानी प्लास्टिड एक दूसरे में रूपांतरित हो जाते हैं। अब ये एक दूसरे में रूपांतरित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं? ये समान होते हैं, किंतु क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में रूपांतरित नहीं होता है, ठीक है, किंतु क्लोरोप्लास्ट में रूपांतरित नहीं होता है। जैसे कि हमने यहां पे हम बना रहे हैं, ठीक है, यहां पर हमने बनाया है ल्यूकोप्लास्ट, यहां हमने बनाया है क्रोमोप्लास्ट और यहां हमने बनाया है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट में रूपांतरित हो जाता है और क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में रूपांतरित हो जाता है। ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में रूपांतरित हो जाता है और क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में रूपांतरित हो जाता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में रूपांतरित हो जाता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में रूपांतरित नहीं होता, इसलिए हम एरो का निशान इधर की तरफ बनाए हैं, दो तरफ नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में रूपांतरित नहीं हो सकता, लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में रूपांतरित हो सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया है बच्चों? ठीक है, यहां तक उतारो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट, यानी पर्णहरित को हम, हरित लवक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। हमने नई हेडिंग डाली है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम बोलते हैं पर्णहरित, ठीक है। कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम बोलते हैं पर्णहरित। ओके, और पर्णहरित जो होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट जो होता है, वो द्विझिल्ली कोशिकांग या फिर अपन बोल सकते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ये कैसा होता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है,
ठीक है। सभी के अंदर क्या होता है, ये अलग अलग होता है, सभी के अंदर, सभी सेल्स में क्या होता है, अलग अलग होता है, सभी के अंदर इसकी जो शेप होती है वो अलग अलग होती है। कहाँ पाया जाता है, ये पत्तियों की पर्णमध्यतक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। यह पत्तियों की पर्णमध्यतक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ये किस में उपस्थित होता है, पर्णमध्यतक की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें ये राउंड और डिस्क शेप का, यानी गोल व डिस्क के समान। ठीक है। तो गोल व डिस्क रूप में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, उच्च पादपों के अंदर। किसमें देखने को मिलेगा आपको, उच्च पादपों में देखने को मिलेगा। ठीक है। हम बात करें कप शेप्ड की, यानी कप के आकार का, तो कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट जो है आपको देखने को मिलेगा क्लेमाइडोमोनास में। किसमें देखने को मिलता है, क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। ठीक है। अपन रिबन शेप्ड की अपन बात करें तो वो किसमें देखने को मिलेगा, स्पाइरोगायरा में। रिबन के आकार की अगर हम बात करें तो वो किसमें देखने को मिलेगा, स्पाइरोगायरा में। यानी सबके अंदर इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। तो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब इसकी संरचना हम बनाते हैं, यहां तक उतारिए, फिर हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे बेटा। ठीक है। यहां तक उतार लीजिए, फिर हम डायग्राम बनाते हैं। ओके, उतार लिया सबने। अब हम डायग्राम बना रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का। अब हम एक डायग्राम बनाने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट का। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ये क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो इसकी बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है, क्लोरोप्लास्ट की झिल्ली दोहरी झिल्ली है, तो ये तो कहलाएगी बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये तो कौन सी झिल्ली है, बाहरी झिल्ली है। और बाहरी झिल्ली जो होता है वो अधिक पारगम्य होती है। ये किसी पदार्थ के लिए क्या होती है, अधिक पारगम्य होती है। ठीक है। और ये वाली जो झिल्ली होती है ये कहलाती है आंतरिक झिल्ली। ये क्या कहलाएगी बेटा, आंतरिक झिल्ली। और ये थोड़ी कम पारगम्य होती है। ये थोड़ी क्या होती है, कम पारगम्य होती है। ठीक है। फिर हम बात करें इन दोनों के बीच का, आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली के जो बीच का स्थान है वो क्या कहलाता है, परिअवकाश, पेरीप्लास्टिडियल अवकाश, यानी परिलवकीय अवकाश। इसको हम क्या बोलते हैं, परिलवकीय अवकाश कहते हैं। ठीक है। फिर इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है, ये जो द्रव भरा हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा स्ट्रोमा। ठीक है। इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है कि इसके अंदर क्या होते हैं, मतलब जो आंतरिक झिल्ली होती है, तो आंतरिक झिल्ली के भीतर का जो स्थान है, ये तो हो गई आंतरिक झिल्ली, और आंतरिक झिल्ली के जो भीतर का स्थान है, ठीक है, ये जो स्थान है ये कहलाता है बेटा स्ट्रोमा। ये क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। यानी अपन लिख सकते हैं आंतरिक झिल्ली के भीतर का स्थान,
आंतरिक झिल्ली के भीतर का जो स्थान है वो क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। और बेटा स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन चलती है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं C3 साइकिल चलती है, ठीक है। स्ट्रोमा जो होता है, ठीक है, उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की कौन सी साइकिल चलेगी, डार्क रिएक्शन। तो स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है बेटा, देखो एक तो चलती है इसमें C3 साइकिल, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन फोटोसिंथेसिस करेंगे तब, कि C3 साइकिल के संपन्न होने का स्थान कौन सा है, स्ट्रोमा, ठीक है। इसको अपन बेटा केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं। C3 साइकिल का दूसरा नाम क्या है, केल्विन चक्र, ठीक है। तो C3 साइकिल और केल्विन चक्र कहां पर संपन्न होता है, वो होता है स्ट्रोमा पर संपन्न होता है। और स्ट्रोमा का मतलब होता है आंतरिक झिल्ली के भीतर का स्थान, यानी आंतरिक झिल्ली के भीतरी जितने भी भाग है वो सब क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है, ठीक है। अब स्ट्रोमा में क्या होता है बेटा, इस पूरे स्ट्रोमा में थैली समान चपटे डिस्क उपस्थित होते हैं। स्ट्रोमा में क्या होता है, थैली समान चपटे डिस्क जैसी संरचना उपस्थित होती है जिसको हम कहते हैं थाइलेकॉइड, ठीक है। ये बेटा जो संरचना है ये है थाइलेकॉइड, ठीक है। और थाइलेकॉइड क्या होता है, थैली समान चपटी संरचना जो कहां पे उपस्थित होती है, स्ट्रोमा में उपस्थित होती है, ठीक है ना। थैली समान चपटी संरचना जो स्ट्रोमा में उपस्थित होती है उसको हम क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे, थाइलेकॉइड। और इन्हीं थाइलेकॉइड के अंदर यहां पर एक हरा वर्णक उपस्थित होता है। इन थाइलेकॉइड में क्या होता है बेटा, हरा वर्णक उपस्थित होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हरा वर्णक उपस्थित है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, जिसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोफिल, यानी हरित लवक, जिसको हम क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं, ठीक है। तो थाइलेकॉइड क्या होता है, चपटी समान डिस्क के जैसी संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। और थाइलेकॉइड के अंदर यानी थाइलेकॉइड की जो गुहा होती है उसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, हरे वर्णक उपस्थित होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। और बहुत सारे जो थाइलेकॉइड हैं ये सिक्कों की डेरी के समान क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, बहुत सारे थाइलेकॉइड जो है सिक्कों की डेरी के समान व्यवस्थित हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेना। और ग्रेना में कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन। ग्रेना में कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन, ठीक है। और स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन। तो ग्रेना में कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन। और स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन, ठीक है। और थाइलेकॉइड के अंदर बेटा प्रकाश तंत्र फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं PS फर्स्ट और PS सेकंड, दोनों उपस्थित होते हैं। PS का मतलब हो गया फोटो सिस्टम, PS का मतलब क्या हो गया, फोटो सिस्टम फर्स्ट यानी प्रकाश तंत्र फर्स्ट। और PS सेकंड का मतलब हो गया फोटो सिस्टम सेकंड यानी प्रकाश तंत्र सेकंड। तो ये कहां पर उपस्थित होता है, थाइलेकॉइड में उपस्थित होता है, ठीक है। अब बेटा दो ग्रेना को जोड़ने वाली जो संरचना है, दो ग्रेना को जोड़ने वाली जो संरचना है इसको कहते हैं बेटा स्ट्रोमा लैमेली। इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमेली। और इसका दूसरा नाम अगर देखें तो इसका दूसरा नाम होता है फ्रेट चैनल। दूसरा नाम क्या हो गया, फ्रेट चैनल। तो दो ग्रेनाओं को जोड़ने वाली जो संरचना है वो क्या कहलाती है, स्ट्रोमा लैमेली कहलाती है, या फिर अपन बोल सकते हैं फ्रेट चैनल, ठीक है। तो और इसके अंदर उपस्थित होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। इसमें क्या उपस्थित होता है सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है। तो थाइलेकॉइड की गुहा में तो उपस्थित होते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों। और स्ट्रोमा लैमेली की जो संरचना होती है उसमें उपस्थित होते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो ये हम और थाइलेकॉइड बना देते हैं यहाँ पे।
और ये गिरेना बना दिया और स्ट्रोमा लैमेली हमने बना दिए और इसके अंदर है हरित लवक। क्लियर है बेटा? तो ये संरचना आपको क्लियर हो गई, ठीक है। फिर इसके अंदर स्ट्रोमा में ही एक नग्न वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है? नग्न वृत्ताकार डीएनए। इसी के अंदर क्या पाया जाता है? नग्न वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। स्ट्रोमा में ही 70S प्रकार के क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम उपस्थित होते हैं। स्ट्रोमा में क्या उपस्थित होते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम। ठीक है। साथ में ही इनके अंदर उपस्थित होते हैं आरएनए। क्या उपस्थित है? आरएनए। और जगह जगह पर यहां पर स्टार्च ड्रॉपलेट्स पाई जाती है, यानी कुछ फैट की बूंदें पाई जाती है, वसा की बूंदें बोलते हैं इनको। स्टार्च ड्रॉपलेट्स या फैट ड्रॉपलेट्स, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो संरचना है बेटा वो हमारी किसकी संरचना है? क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ओके, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली की बात करें तो बाहरी झिल्ली जो अधिक पारगम्य होती है और आंतरिक झिल्ली कम पारगम्य होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि दोनों के बीच का जो अवकाश है वो परिलव अवकाश कहलाता है। आंतरिक झिल्ली के जो भीतर का भाग है वो स्ट्रोमा कहलाता है और स्ट्रोमा के अंदर C3 साइकिल, कैनविन साइकिल और डार्क रिएक्शन संपन्न होती है, ठीक है। इसके अंदर यानी स्ट्रोमा में चपटे थैली के समान संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड, और थाइलेकॉइड में PS फर्स्ट और PS सेकंड उपस्थित होता है। ये थाइलेकॉइड सिक्कों के ढेरी के समान व्यवस्थित होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। और ग्रेना में क्या संपन्न होता है? लाइट रिएक्शन संपन्न होती है, ठीक है। थाइलेकॉइड की गुहा में हरे वर्णक पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। और इसके स्ट्रोमा में नग्न वृत्ताकार डीएनए, 70S प्रकार के राइबोसोम, वसा की बूंदें और आरएनए भी उपस्थित होता है। क्लियर है यहां तक बात? ओके। अब देखो बेटा यहां पर क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास में खुद का डीएनए है, ठीक है, खुद के राइबोसोम्स है, ठीक है। तो ये खुद के प्रोटीन्स जो होते हैं वो खुद बनाते हैं और कुछ प्रोटीन का कंट्रोल केंद्रक द्वारा किया जाता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, यानी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। ये कैसा होता है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के दोनों कैसे हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, यानी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, ठीक है। क्या है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, क्योंकि इनके पास में खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स होते हैं जो अपने प्रोटीन्स खुद बना लेते हैं, ठीक है। ये संरचना है, आप इसको उतारिए, फिर हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं बेटा। ओके, अब हम इसके फंक्शन पढ़ते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। तो पहला फंक्शन है प्रकाश संश्लेषण में सहायक। ओके, इसका जो पहला कार्य है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण में सहायक, यानी क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो किस में मदद करता है? प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, ठीक है। दूसरा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में सहायक, यानी ये क्या करते हैं? कोशिका द्रव्य वंशागति में सहायक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका द्रव्य वंशागति में सहायक होता है क्योंकि इनके पास में खुद का डीएनए होता है ना। कोशिका द्रव्य
वंशागति के अंदर क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, प्रकृति में O2 और CO2 को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। O2 व CO2 को बैलेंस करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, संतुलन बनाए रखते हैं। ओके, और क्लोरोप्लास्ट में विटामिन ई के आदि का संचय होता है। क्लोरोप्लास्ट में कहते हैं इनमें विटामिन ई व के का संचय होता है। और एक इस धरती पर जो सर्वाधिक रूप से पाया जाने वाला एंजाइम है जिसका नाम होता है बेटा रोबिस्को। ठीक है, ये इस धरती पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है रोबिस्को। ठीक है, ये भी किस में संचित होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, इसको हम फोटोसिंथेसिस में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, रोबिस्को को। क्लियर बेटा। फिर हम इसके बायोजेनेसिस की बात करें कि इनकी उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, तो पूर्व लवक और विभाजन द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसकी जो जैव उत्पत्ति होती है, ठीक है, वो किस किस के द्वारा होती है, पूर्व लवक द्वारा और विभाजन द्वारा। इनकी उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, दो प्रकार से हो सकती है, पूर्व लवक द्वारा और विभाजन द्वारा। ठीक है, और इनकी अगर उत्पत्ति की बात करें, जैव उत्पत्ति तो होती है पूर्व लवक द्वारा, विभाजन द्वारा उत्पत्ति होती है एंडोसिम्बायोटिक। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की भी उत्पत्ति एंडोसिम्बायोटिक के द्वारा ही होती है। ठीक है, तो ये जो है हमने एक कोशिकांग को डिटेल में पढ़ लिया है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ओके, कल हम नेक्स्ट कोशिकांग पढ़ेंगे राइबोसोम। तो यहां तक आप लोग उतार लीजिए, नोट्स समझ लीजिए। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो वो हम आपको क्लियर करवा देंगे। ओके, तो कल हम नेक्स्ट क्लास में अगला सेल ऑर्गेनेल पढ़ते हैं जिसका नाम है राइबोसोम। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।